Hello students and welcome back to the next lecture of three dimensional geometry. Last lecture में बच्चों we have started the introduction of plane और हमने दो बेसिक इक्वेशंस देखी थी. This is the last lecture of 3D planes और इसमें हम वो सभी कंडीशंस को कवर करेंगे जो सीबीएसई के सिलेबस में अभी बची हुई हैं. फाइन, चलिए let us start from the very first part. Equation of a plane passing through three non-collinear points. बहुत ध्यान से समझेंगे. इस लेक्चर में हम जितने भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हैं. ये रिलेटिवली इजी हैं. हमें जो समझना था, जो डिराइव करना था वो हम कर चुके हैं. अब हम उसी का एप्लीकेशन यूज करने वाले हैं आज के लेक्चर में. तो मेरे पास तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं. ये बच्चों मेरे पॉइंट्स हैं ए, बी और सी. ठीक है ना, ये मेरे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं. ये तीनों पॉइंट्स एक सिंगल प्लेन पे लाई कर रहे हैं. जैसा कि मैंने आपको बताया था, मुझे एक पॉइंट और हमेशा लेना है. वो पॉइंट है बच्चों पी. ठीक, पी पॉइंट क्या है? एक्स, वाई एंड जी. ठीक, अब मुझे इक्वेशन निकालनी है एक ऐसे प्लेन की जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है. मतलब ये तीनों पॉइंट इस प्लेन पे होने चाहिए और उसी प्लेन पे मैंने एक और पॉइंट पी ले लिया है. मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो ये चारों पॉइंट इसी प्लेन पे हैं. ठीक, चलो अब जरा ध्यान से देखो. मुझे ए, बी और सी तीनों के पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं. ए, बी और सी के पोजीशन वेक्टर्स मुझे ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी दिए हुए हैं. अब पोजीशन वेक्टर आप जानते हो, ओरिजिन से इन सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस. तो अगर मैं यहां कहीं ओरिजिन मान लूं तो दिस इज ओ ए, दिस इज ओ बी एंड दिस इज ओ सी. तो ये मुझे दिया हुआ है ए, बी एंड सी. ऐसे ही मुझे ओरिजिन से इस पॉइंट का वेक्टर आर, जो मैं हमेशा मानता हूं, अगर आप ओरिजिन ना भी मानो तो भी इसको समझना मुश्किल नहीं है. अब एक बात देखो, मैंने क्या किया, मैंने ए, बी और ए सी को ज्वाइन कर दिया. ग्रीन पेन से ज्वाइन है, ध्यान से देखेंगे. ए, बी ये मैंने ज्वाइन किया है और ए, सी मैंने ज्वाइन किया है. ठीक, अब बच्चों ए, बी और सी ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन पे हैं. ठीक, तो ए बी क्रॉस ए सी, इन वेक्टर्स का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा, बाहर होगा. देखिए, ए बी क्रॉस ए सी आपके व्हाइट बोर्ड से बाहर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. सॉरी, ए बी क्रॉस ए सी आपके व्हाइट बोर्ड के अंदर होगा. भाई राइट हैंड रूल से निकालते हैं ना, ए बी क्रॉस ए सी व्हाइट बोर्ड के अंदर है. ठीक है ना, क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब ध्यान से देखो, अगर मैं तुमसे बोलूं कि पॉइंट पी भी यहीं लाई कर रहा है तो एपी वेक्टर मेरा ए बी क्रॉस ए सी का जो भी आंसर आ रहा है वो व्हाइट बोर्ड के अंदर जा रहा है. दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज ए सी. ए बी क्रॉस ए सी मेरा थंब अंदर है, मतलब अंदर की तरफ एक वेक्टर है जो ए बी क्रॉस ए सी का रिजल्टेंट है. और एपी मेरा इसी प्लेन पे होगा क्योंकि पॉइंट पी भी इसी प्लेन पे था. ठीक है ना. अब एक बात समझो, अगर मैं आपको बोलूं कि एपी और ए बी क्रॉस ए सी ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो ये 100% श्योर है कि ए, बी, सी और पी सब एक ही प्लेन पे है ना. क्योंकि अगर ए, बी, सी एक प्लेन पे ना होते तो ए बी क्रॉस ए सी कभी भी ए पी के परपेंडिकुलर नहीं आता. अब दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है. यही प्रॉपर्टी मैंने एक्सप्लॉइट की हुई है. मैंने ए पी डॉट ए बी क्रॉस ए सी को जीरो पुट कर दिया. तो ऐसे आपको याद रखना है. ठीक है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, जहां से मैंने इसको उठाया है. अब एपी क्या होगा? आर माइनस ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए. पोजिशन वेक्टर ऑफ पी इज आर, पी का पोजिशन वेक्टर आर है. ये हम हमेशा से करते आ रहे हैं, वही है. व्हाट इज ए बी? ए बी इज पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए. व्हाट इज ए सी? पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए. तो यहां से मुझे ये इक्वेशन सीधे मिल गई. तो अब जब कभी भी आप ये इक्वेशन याद करोगे तो आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फिगर सोच लेना है. इसकी भी जरूरत नहीं है, आपको ये भी नहीं ध्यान रखना, इसके बिना भी आपका काम हो जाएगा. मतलब आपको सिर्फ इतना फिगर ध्यान रखना है बस. अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है वेक्टर का तो आपको ये इक्वेशन कभी याद ही नहीं करनी पड़ेगी. ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. चलो, इसी इक्वेशन का कार्टेशियन फॉर्म ये है. बहुत से क्वेश्चंस में जब आपको सीधे सीधे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं तो ये निकालना ज्यादा आसान है. जब आपको अब ए, बी और सी या आपको लाइंस दी हैं, वेक्टर्स दी हैं, तो ये यूज करोगे.
अगर आपको सीधे कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो ये इक्वेशन तो बहुत ही सिमेट्रिक है, इसको याद करने की कोई मतलब ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं है। x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, ऐसे y माइनस y1, y2 माइनस y1 एंड y3 माइनस y1। इससे हम इस इक्वेशन को इजीली याद कर सकते हैं। फाइन, चलो नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म बच्चों कैसे? इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है और ये मेरा एक प्लेन है, ये मेरा एक प्लेन है, ठीक। दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, दिस इज a, दिस इज b, दिस इज c। तो ये मेरी कंडीशन है। ये भी आसान है, कुछ नहीं है, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलना है। इक्वेशन आपको याद रखनी है। ये इक्वेशन हम पहले लाइंस में भी देख चुके हैं, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी ऐसी इक्वेशंस देखी हैं, तो इसको भी याद करने में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। चलो तीसरा आर्टिकल देखते हैं। ये अच्छा है, अच्छा इन सेंस वैसे तो इसके बिना भी हो जाएगा, मैंने क्लास में क्वेश्चन कराया भी है कि कैसे मैं दो लाइंस को कोप्लेनर प्रूव करूंगा। भाई कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन पे है, या तो एक दूसरे के पैरेलल होंगी या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, तो वो अलग चीज है, वो मैंने क्लास में कराया है, कोई इश्यू नहीं है। डायरेक्ट कैसे करेंगे? आपको दो इक्वेशन दी है, a1 प्लस लैम्डा b1, ये मुझे मालूम है। दिस इक्वेशन पासेस फ्रॉम पॉइंट a1 एंड इज पैरेलल टू वेक्टर b1। दिस इक्वेशन पासेस फ्रॉम पॉइंट a2 एंड इज पैरेलल टू वेक्टर b2। तो ये मेरी लाइन 1 है, ध्यान से देखेंगे, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। लाइन 1 मेरी पॉइंट A से पास हो रही है और B1 के पैरेलल है। लाइन B मेरी पॉइंट B से पास हो रही है और दिस इज वेक्टर B1, दिस इज वेक्टर B2। ठीक, मुझे निकालना है, मुझे प्रूव करना है कि ये दोनों लाइंस कोप्लेनर है। तो कोई बात नहीं, मान लेता हूं कोप्लेनर हैं, ठीक। अगर नहीं होंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा क्या गलती। मान लेता हूं ये कोप्लेनर हैं, तो अगर ये कोप्लेनर है तो मैंने AB वेक्टर निकाल लिया। AB इज B2 माइनस B माइनस A, B माइनस A मतलब A2 माइनस A1। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इट्स वेरी इजी, ठीक। अब एक चीज देखो, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन B2 के पैरेलल है, तो B1 क्रॉस B2 क्या आएगा? B1 क्रॉस B2 मैंने ये मान रखा है कि ये कोप्लेनर हैं, मतलब एक ही प्लेन पे हैं। मतलब ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये दोनों लाइंस इसी व्हाइट बोर्ड वाले प्लेन पे हैं। तो B1 क्रॉस B2 क्या होगा? या B1 क्रॉस B2 अगेन राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड पाम रूल, सॉरी, B1 क्रॉस B2 अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो अगेन B1 क्रॉस B2 इस लाइन के परपेंडिकुलर हुआ। देखो वही कॉन्सेप्ट यूज किया है जो यहां यूज किया था। देखो कैसे चीजें कनेक्ट हो रही हैं। आपकी बुक में ये आर्टिकल कहीं दिया है, ये आर्टिकल कहीं दिया है, बट मैंने यहां पर इसलिए बताया क्योंकि इन दोनों का कनेक्शन है, ठीक है ना। हमें तो ऐसे ध्यान रखना है कि मैं भूलू ना। तो अब देखो वही चीज है, दिस इज AB, दिस इज AB और B2 क्रॉस B1, B1 क्रॉस B2 अंदर जा रहा है, तो दोनों परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए मुझे क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट को 0 पुट करना है। तो बहुत ध्यान से अगर आप देखें तो इसका लॉजिक और इसका लॉजिक लगभग एक ही जैसा है, मतलब कोर कॉन्सेप्ट एक ही है, बट इक्वेशंस थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए दो फॉर्म और देखते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बच्चों, दीज आर द कंक्लूडिंग फॉर्म्स जो बचे हैं। पहला फॉर्म है which happens to be your third form, plane passing through the intersection of two given planes। अब यहां पर आपके पास दो प्लेन्स हैं, मान लीजिए एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक प्लेन पास हो रहा है, आपको उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। बहुत आसान है, इसको याद रखना। मैंने पहले तो वो दोनों प्लेन्स की इक्वेशंस लिख ली। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ द प्लेन्स जो दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लिया ये वो दो प्लेन्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मुझे वो प्लेन निकालना है जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, जो मेरा मार्कर है, ठीक है ना। मुझे इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो सिंपल है, दोनों प्लेन्स की इक्वेशन या तो आपको दी होगी, अदरवाइज आप इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। एंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज दिस। अब इसको डिराइव मैं नहीं करा रहा हूं, मैं फटाफट से बता दे रहा हूं कि हो कैसे रहा है। देखो दो प्लेन्स अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो हम ये प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करने वाले हैं। व्हेनेवर टू प्लेन्स इंटरसेक्ट दे ऑलवेज इंटरसेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, पहले प्लेन पर एक पॉइंट मान लेता हूं T। तो अगर दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो पॉइंट T दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए, D2। ठीक, ये प्लेन 1 है, ये प्लेन 2 है, ये मेरा पॉइंट T दोनों प्लेन्स को इंटरसेक्ट करना चाहिए। और अगर दोनों प्लेन्स स्ट्रेट लाइन में ही इंटरसेक्ट करते हैं
तो 100% मेरा P1 प्लस लेमडा P2 शुड बी 0। ये हम इक्वेशन ऑफ लाइन में भी देख चुके हैं। लेमडा इज एनी इंटीग्रल वैल्यू, एनी स्केलर वैल्यू, ठीक। तो ये प्रॉपर्टी एक्सप्लॉइट करूंगा, आई डायरेक्टली गेट दिस फॉर्मूला। अब यहीं पर अगर मैं n1 n2 r वेक्टर इन सब की वैल्यू रखूं तो आई गेट दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। दिस अगेन इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन, इसको याद करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। दोनों प्लेन्स मुझे मालूम है, बस हमें ध्यान क्या रखना है, फॉर्म का ध्यान रखना है कि -d1 अंदर चल रहा है। फाइन, चलो लास्ट आर्टिकल, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। अब ये आर्टिकल मैं इसलिए नहीं डिराइव कर रहा हूं क्योंकि इस पर हम क्वेश्चन अभी कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में जो लास्ट क्वेश्चन किया था जिसमें एक पॉइंट P से एक प्लेन पे परपेंडिकुलर था, मुझे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की लेंथ चाहिए थी। ये उसी का जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। मेरे पास प्लेन की इक्वेशन गिवन होगी ऑब्वियसली, एंड एक पॉइंट गिवन होगा जो उस केस में शायद 1 3/2, 0 था। प्रीवियस लेक्चर देखेंगे जो लास्ट क्वेश्चन था, उस पॉइंट P का मुझे पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो जो प्रोसेस वहां पे किया था सेम प्रोसीजर हमें फॉलो करना है। तो मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, वो क्वेश्चन ही इसका डेरिवेशन है, मैं सीधे फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। और अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है ना। ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, इसको याद रखेंगे बच्चों। अच्छा, अगर मेरा पॉइंट P ओरिजिन है तो ऑब्वियसली वेक्टर A 0 हो जाएगा, वेक्टर A 0 हो जाएगा, तो ये d बाई मॉड n हो जाएगा। अब अगर आपको याद होगा तो हमने d इज इक्वल टू Pn प्रीवियस लेक्चर का जो पहला फॉर्म था वहां पर ये रिलेशन हम देख चुके हैं। तो देख रहे हैं कैसी चीजें इंटर रिलेटेड है। इसी इक्वेशन को अगर कार्टेशियन फॉर्म में निकालूं या डिस्टेंस निकालना हो, जब मुझे इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दी हो, तब अगर ये मेरे प्लेन की इक्वेशन है तो बच्चों ये मेरे डिस्टेंस का फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दी formulas that were left in the previous lecture. With this we come to the end of all the conceptual parts. चलिए फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। चलिए बच्चों, these are the next set of questions, the last questions that we have to do. Again, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, हम इक्वेशन जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चंस एप्लीकेशन पे कर रहे हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। आपको दो प्लेन दिए हुए हैं। पहले प्लेन की इक्वेशन है बच्चों r 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 6, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन है r 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 6k कैप इज इक्वल टू 27। ये दो प्लेन्स आपको दिए हैं और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। इट्स लाइक दो प्लेन्स हैं। अब एक चीज देखो, अगर ये दोनों प्लेन पैरेलल हों, ठीक, तो मैं किसी एक प्लेन पे कोई पॉइंट ले लूं, उस पॉइंट से दूसरे के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला भी लास्ट में लिखा था, वो यूज कर लूं तो मुझे आराम से आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसको जरा कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। तो अब कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। आई होप अब तक आप इतने वेल वर्स्ड हो चुके हैं कि आप कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन को डायरेक्टली समझ सकते हैं। तो मैं पहली कार्टेशियन फॉर्म लिख रहा हूं, वो हो जाएगी 2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6। दूसरे की कार्टेशियन फॉर्म आएगी 6x माइनस 3y माइनस 6z इज इक्वल टू 27। तो ये मेरी दोनों कार्टेशियन फॉर्म हो गई, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले हमें यही ध्यान देना है। दीज आर माई कार्टेशियन फॉर्म्स। अब मुझे क्या करना है, जरा मैं दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज लिखने की अगर कोशिश करूं तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बोथ द लाइंस। भाई सबसे पहले मैं पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो लिखता हूं, उसके बाद मैं दूसरी लाइन का लिखता हूं। तो मेरी जो पहली लाइन है उसका बच्चों डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा, पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो आएगा 2, -1, 2। इनफैक्ट यहां पर -2 कर लीजिए, क्वेश्चन में -2 होना चाहिए, -2, ठीक। तो ये -2। और दूसरे का डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा 6, -3, -6, ठीक। 6, -3, -6। या अगर मैं इसे इस इक्वेशन को थोड़ा और मॉडिफाई कर दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 3 से सब जाएगा तो ये हो जाएगा 2, -1, -2। दूसरा भी यही आ रहा है। अब देखो ये पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है, ये दूसरी लाइन के सेम आ रहे हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि दोनों लाइन से एक दूसरे के
पैरेलल हैं। अब मेरा काम आसान हो गया। अगर दोनों लाइन बच्चों एक दूसरे के पैरेलल हैं तो मैं किसी भी लाइन पे एक पॉइंट उठा लूं। चलिए पहली इक्वेशन से उठाते हैं। यहां से अगर मुझे कोई पॉइंट निकालना है तो कैसे करूंगा, लेट y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, ये पॉइंट उठा लूं। भाई 3 पॉइंट है x y z, मैं 2 को 0 कर लूं तो तीसरा पॉइंट मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट कितना आएगा, y को 0 कर दूं, z को 0 कर दूं तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 3,0,0 ये एक पॉइंट है जो लाइन 1 पे लाई कर रहा है। इसमें किसी को कोई डाउट? मैंने लाइन 1 पे लाई करने वाला एक पॉइंट निकाल लिया है। अब इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर डालूंगा या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। तो क्या था फॉर्मूला बच्चों? फॉर्मूला था ax1 प्लस by1 प्लस cz1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही था मेरा डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है ना। x1 y1 z1 की जगह मैं 3,0,0 पुट करूंगा एंड a b एंड c मुझे मालूम है। मैं किस लाइन पर निकाल रहा हूं भाई, मैं इस लाइन से उठा रहा हूं और परपेंडिकुलर इस लाइन पर डाल रहा हूं, ठीक है। तो a b c की वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए? a b c की वैल्यू मेरी होनी चाहिए 6 -3 एंड -6, ठीक है ना। तो मेरा इक्वेशन क्या था, -d भी होता है वहां पर, वो वहां लास्ट में मिस हो गया था, -d भी रहेगा। भाई मैं इक्वेशन को मैंने इससे पहले 1 लाइन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड लाइन, वहां पर -d को मैं इधर लाया था, लेफ्ट हैंड साइड लाया था 0 के। तो यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं, कितना आएगा बच्चों, 6 इंटू x मेरा 3 है, फिर आ जाएगा -3 0, फिर आ जाएगा -6 0, फिर आ जाएगा -27 डिवाइडेड बाई 6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे ये हमेशा मॉड में होता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो आई गेस आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए सभी क्वेश्चंस में हम एप्लीकेशन ही पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम फॉर्मूलेस को अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करेंगे हम जो सीधे मैं लिखूं और आप फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो, नहीं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन बच्चों हम नहीं करने वाले। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है if a plane meets the coordinate axis at a b and c। दूसरी चीज और, मैं कोप्लेनर वाले क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। क्यों नहीं करा रहा हूं? क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट है, मॉड x माइनस x1 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1, तो वो आप डायरेक्टली डिटर्मिनेंट का वैल्यू सॉल्व कर सकते हो, इजी है वो, उसमें केवल कैलकुलेशन है। चलो दूसरा देखते हैं। इफ अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट a b and c एंड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, मतलब एक कोई प्लेन है ऐसा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को a b और c पर कट कर रहा है, और मुझसे क्या कह रहा है कि मुझसे कह रहा है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। सेंट्रॉइड है ABC का, जो सेंट्रॉइड है दैट आर अल्फा बीटा एंड गामा, ये 3 चीजें मुझे दी हुई है। तो मैं A B और C के कोऑर्डिनेट्स तो निकाल सकता हूं। भाई मुझे मालूम है कि A B C के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अगर मैं मान लूं, अब देखो अब एप्लीकेशन क्या है, मैं मान लूं मैं इंटरसेप्ट फॉर्म उठाता हूं। इंटरसेप्ट फॉर्म मेरी क्या कहती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। इस हिसाब से x एक्सिस पे इंटरसेप्ट a है, इस पे b है, इस पे c है। अगर ये पॉइंट a है तो ये हो गया a, 0, 0, ये हो गया 0, b, 0, ये हो गया 0, 0, c। तो मुझे a, b और c के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। देखिए कैसे मैं इक्वेशन ऑफ प्लेन का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। मुझे a, b और c के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए। अब अगर मुझे a, b, c के कोऑर्डिनेट्स पता है बच्चों, तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला भी मुझे पता है। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा की वैल्यू होगी a प्लस 0 अपॉन 3, ये आ जाएगी a बाई 3। ऐसे ही बीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस b प्लस 0 बाई 3, ये आ जाएगी b बाई 3। ऐसे ही गामा की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस c बाई 3, ये आ जाएगी c बाई 3। तो मुझे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज मिल चुकी हैं।
अगर अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू मिल गई है तो भाई क्वेश्चन ने मुझे अल्फा बीटा गामा दिया है तो मेरा आंसर भी इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो यहां पर ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 3 अल्फा, बी की जगह 3 बीटा और जेड की जगह 3 गामा इज इक्वल टू 1। तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी एक्स अपॉन अल्फा प्लस वाई अपॉन बीटा प्लस जेड अपॉन गामा इज इक्वल टू 3। दिस इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्लियर है? तो आप देखिए कैसे मैंने यूज किया है इक्वेशन वाला फॉर्म प्लेन्स निकालने के लिए। चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना? एनसीईआरटी में भी इस तरीके के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन्स पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस। आपको दो प्लेन्स दिए हैं, एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है। ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, इन दोनों प्लेन्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं इन दोनों प्लेन्स की कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकता हूं, डायरेक्टली लिख रहा हूं। अब तक आप समझ चुके हो। तो जरा इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखता हूं प्लेन 1 की, P1 की। कितनी आएगी 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन 1 की कार्टेशियन इक्वेशन है। ऐसे ही प्लेन 2 की कार्टेशियन इक्वेशन कितनी आएगी, ये आएगी x माइनस 5y प्लस 7z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दीज आर दी कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ दी टू प्लेन। ठीक, अब अगर ये दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो P1 प्लस लेमडा P2 0 आता है। और इस पर्टिकुलर आर्टिकल के डेरिवेशन के बारे में मैंने नहीं बताया था, मैंने कहा था ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो पहली चीज तो ये है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो दिस प्लस लेमडा दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो क्या प्रोसीजर है, यहां से अगर आप देखो तो इस इक्वेशन से देखो, मैं दोनों चीजें बता रहा हूं, इसके बाद कोई डाउट नहीं रह जाएगा। यहां से n1 निकाल सकते हो, n1 आएगा 2i प्लस 3j माइनस 4k। यहां से n2 आ जाएगा i माइनस 5j प्लस 7k। अब अगर आप याद करो तो आपकी इक्वेशन क्या थी, योर इक्वेशन वॉज r इंटू n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। यही इक्वेशन बच्चों हमने निकाली थी, इफ यू रिमेंबर, यही इक्वेशन हमने निकाली थी। यही थी मेरी इक्वेशन, r n1 प्लस लेमडा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लेमडा d2। ठीक है ना? अगर मैं इसको rn इज इक्वल टू d के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं तो मुझे d की वैल्यू मिल जाएगी -5 एंड -2। अब b को माइनस नहीं रख सकते हैं तो इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसा हम कई बार कर चुके हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे भाई। r की जगह क्या रखूंगा, xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। आपके एनसीईआरटी में इसको डिटेल में सॉल्व करके दिया गया है, बट आप सीधे लिख सकते हो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके। भाई अगर आप ऐसे करोगे, उसके बाद n1 की वैल्यू रखो प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ n2 की वैल्यू रखो, फिर डॉट प्रोडक्ट करो, उसके बाद i j के कोफिशिएंट्स कंपेयर करो, तो अल्टीमेटली आपको यही मिलने वाला है। मैं सीधे लिख रहा हूं कि क्या मिलेगा, ये ध्यान रखेंगे। इंटरसेक्टिंग प्लेन्स में ये कंडीशन हमेशा वैलिडेट रहेगी और मैं इसका बहुत रेडिली इस्तेमाल करूंगा। ठीक है ना? ये कंडीशन हम बहुत रेडिली इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्या लिखते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 5 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ x माइनस 5y प्लस 7z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं तो पेज 487 एनसीईआरटी में आप चेक कर सकते हो, उन्होंने डिटेल्ड में करके बताया है।
हम चूंकि ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, अगर आप डायरेक्टली भी ये लिख रहे हो तो भी यू विल गेट फुल मार्क्स। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है द प्लेन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस। अब ये उस प्लेन की इक्वेशन है, ये अगर वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वाई एक्सिस पर जो भी पॉइंट्स हैं, कौन कौन से बच्चों, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 0, ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है ना। ये तीनों पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई 100% करने चाहिए, तो कुछ नहीं बचा। अब तो मुझे ये तीनों पॉइंट यहां रखने हैं और लैम्डा का वैल्यू निकाल लेना है। सॉल्व करके मैं आपको सीधे आंसर बता देता हूं, लैम्डा का वैल्यू 14/13 आने वाला है। सॉल्व कर लेंगे इसको, x, y और z की वैल्यू यहां रखेंगे, लैम्डा का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही मैंने लैम्डा का वैल्यू निकाला, ये लैम्डा का वैल्यू उठा के मैंने यहां पर पुट कर दिया, फाइन। और लैम्डा का वैल्यू पुट करने के बाद जो मेरी इक्वेशन आई वही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। इस टाइप के क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है इस बार, क्योंकि बाकी सभी कुछ रिड्यूस हो चुका है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली यू विल गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस, फाइन। चलिए, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी फॉर 3D डायमेंशंस, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। हमें 2 या 3 लेक्चर लग गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आई हैव ट्राइड टू प्रिपेयर द लेक्चर एज पर द क्वेश्चंस दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस टाइम अराउंड। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया था। एज आई ऑलवेज से, इन केस यू हैव लाइक्ड द लेक्चर्स, subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Stay healthy, stay fit, and most importantly, study well. Thank you.